हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ स्पेशल आइटम का ट्रीटमेंट बताया था इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री 1 से लेकर 10th क्वेश्चन तक मैं सारी तुमको करवा चुका हूँ, ठीक है ना। 1 to 10 वाला जर्नल एंट्री क्वेश्चन करवा चुका हूँ टीएस ग्रेवाल से। आज हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री के, ठीक है ना। जो टेक्निकल केस है वो मैं समझा दूंगा और बाकी जो नॉर्मल केस है वो मैं डिक्टेट करता जाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। अमन और हर्ष पार्टनर्स है फर्म में, उनने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट अदर देन कैश एंड बैंक, ठीक है ना। अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है। एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, मतलब एक बार ये सब रियलाइजेशन ट्रांसफर हो चुके हैं, फिर हमको एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, देयर वाज फर्नीचर रुपी 50,000, फर्नीचर है 50,000 का। अमन टुक ओवर 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। फर्नीचर 50,000 का था, अमन 50% ऑफ फर्नीचर लेकर गया 10% डिस्काउंट पे एंड रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैंने एक केस आपके सामने कर रखा है, एक बार ध्यान दे दो। 50,000 का फर्नीचर था, मैंने इसको पहले 50-50% पे डिवाइड कर दिया, तो 25,000 फर्नीचर हो गया। अमन ने क्या किया, ये वाला फर्नीचर लेकर गया 10% डिस्काउंट पे, ये वाला फर्नीचर लेकर गया 10% डिस्काउंट पे, मतलब कितने का फर्नीचर बचा है, 22,500 का लेकर गया वो। और बाकी फर्नीचर 30% प्रॉफिट पे बिक चुका है, बाकी फर्नीचर 30% प्रॉफिट पे बिका है, मतलब इतना प्रॉफिट है। तो बिका कितने पे, 32,500 पे सेल आउट हो चुका है। तो अब एंट्री कैसे होगी, जब फर्नीचर टेक ओवर होगा तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये वाला जो फर्नीचर टेक ओवर किया उसने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया। और ये वाला फर्नीचर मार्केट में सेल आउट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,500। मेरी बात समझ आई। 50,000 का फर्नीचर था, मैंने 50% स्प्लिट कर दिया। 50% फर्नीचर 10% डिस्काउंट पे लेकर गया, तो इस पर 10% डिस्काउंट मतलब इतने पे लेकर गया, तो इसके लिए एंट्री होगी अमन कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। बाकी फर्नीचर 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसके इतने वैल्यू बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 32,500। आई बात समझ में। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो पीएनएल के अंदर कितना बैलेंस था, 15,000 रुपए का बैलेंस था डिसोल्यूशन की डेट पे। दो पार्टनर्स है अमन और हर्ष, और पीएनएल कभी रियलाइजेशन ट्रांसफर नहीं होता है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री कर दी पीएनएल अकाउंट डेबिट 15,000 टू अमन टू हर्ष। रेशियो गिवन नहीं है इसलिए इक्वल 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल टू हर्ष कैपिटल 7,500। नेक्स्ट, हरीश लोन ऑफ ₹6,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5500। तो हरीश का लोन था 6,000 रुपए का, उसको सेटल कर दिया 5500 पे करके, ठीक है ना। तो 6,000 के लोन को सेटल 5500 पे करा है, तो एंट्री क्या होगी, हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,500 रुपये पेमेंट हो गया, और बाकी 500 का जो फायदा मिला वो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू हर्ष है, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाकी 500 का जो फायदा मिला हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 500 रुपये से हमने ये एंट्री कर दी। मैंने बताया था जो डिफरेंस होता है वो रिलेशन बेनिफिट चला जाएगा। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। अब फर्म ने कितना खर्चा पे किया, 5,000 रुपये, किसके बिहाफ पे, हर्ष के बिहाफ पे। तो अगर फर्म 5,000 रुपये पे कर रही है किसके बिहाफ पे, हर्ष के बिहाफ पे, तो मतलब हर्ष के बिहाफ पे फर्म ने पेमेंट किया, तो टू कैश तो करना पड़ेगा, और रिकवर किससे करेंगे, हर्ष से। तो एंट्री हो जाएगी हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट केस क्या है, तो ध्यान देना, नेक्स्ट केस जो ई वाला पार्ट है इसी का, ई पार्ट बोल रहा है देयर वाज अ बिल ऑफ ₹1,200 अंडर डिस्काउंट। द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो 1,200 का बिल था और सोहम इंसॉल्वेंट हो चुका है, और हमको 25% मिल रहा है फाइनल। तो 1,200 का 25%, मतलब 1,200 का 25% हमको रिकवर हुआ है, मतलब 300 रुपये रिकवर हुए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ₹300। क्रेडिटर टू whom the firm owed ₹6,000 accepted stock of 5,000। अब क्रेडिटर जिसको फर्म कितना मांगती थी, 6,000 मांगती थी, उसने बोला मैं स्टॉक ले जाऊंगा 5,000 रुपए का। अब अगर केस सिर्फ यहां तक होता ना तो कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिटर मतलब सेटल होगा स्टॉक से, असेट जब लाइबिलिटी सेटल होती है तो कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन आए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 5,000 पे अगर मैं 5% का डिस्काउंट निकालता हूं, तो 5,000 पे 5% का अगर डिस्काउंट निकालता हूं तो 250 आता है।
मतलब 5000 में मैंने माइनस किया 250 तो आता है 4750। तो अब क्या बोल रहा है, 6000 रुपए क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर ऑफ 6000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब 6000 के क्रेडिटर ने 4750 का तो स्टॉक एक्सेप्ट किया। अब 6000 क्रेडिटर ने 4750 का स्टॉक एक्सेप्ट किया तो 4750 तक तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। अब बैलेंस कितना बचा है तो इतना माइनस कर दूं मैं, तो बैलेंस 1250 कैश में पे हो गया, तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट, सॉरी इट वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1250, क्योंकि क्रेडिटर तो क्लोज हो चुके हैं, ठीक है ना, समझ आया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे। रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। तीन पार्टनर है, रोहित, कुणाल एंड सार्थक, उनने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करें। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस असेट अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ ₹6000। अब कुणाल ने एग्री किया कि मैं मेरी वाइफ का लोन पे करूंगा, मतलब एक तरह से फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर ले रहा है भाई, भली उसकी वाइफ है लेकिन सिंपल सी बात है फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर ने ली, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट। अब मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट डिक्टेट कर रहा हूं, जहां टेक्निकल केस होगा सिर्फ वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो कुणाल ने एग्री किया फर्म की लाइबिलिटी टेक ओवर करने का, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। सेकंड, टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर ₹40,000। टोटल फर्म के क्रेडिटर 40,000 है। क्रेडिटर वर्थ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो 40,000 के क्रेडिटर है, 10,000 रुपए क्रेडिटर को अपन ने क्या किया, एक फर्नीचर दिया 8,000 का इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितने बचे, 40 माइनस 10 30 बचे, आर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अब 40 माइनस 10 मतलब 30,000 के बचे, और 30,000 को हमने 10% का डिस्काउंट दिया है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 को बताओ कितना डिस्काउंट मिला है, तो बोलोगे सर 30,000 माइनस 3,000, मतलब उसको अब कितना पेमेंट करना रहा, 27,000। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट कितना हो जाएगा 27,000 से ये एंट्री हो जाएगी। आई बात समझ में। कमिंग टू नेक्स्ट केस नंबर सी। रोहित फर्म का पार्टनर है। रोहित had given a loan of ₹70,000 to the firm which has duly paid। अब रोहित ने 70,000 का फर्म को लोन दिया था जो पेमेंट हो गया है, तो रोहित पार्टनर है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने बताया था पार्टनर लोन का डायरेक्ट पेमेंट करना है, तो एंट्री हो जाएगी रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा ₹70,000। एंट्री होगी रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट आ जाएगा 70,000। अगला, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाय कुणाल एट ₹3,000। एक मशीन जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई वो कुणाल लेकर गया कितने पे, 3,000, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज ₹5,000। तो एक मशीन जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई उसको कुणाल लेकर गया 3,000, जबकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी, 5,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जितने पे लेकर गया उतने पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो पार्टनर एसेट को लेकर गया तो पार्टनर से पैसा लेना है, तो पैसा लेने का तरीका है कैपिटल कम कर दो, तो एंट्री हो जाएगी कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन विद ₹3,000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंट्री हो जाएगी कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट आ जाएगा ₹3,000। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन P&L अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस ऑब्वियसली बात है इन तीनों पार्टनर से चार्ज करना पड़ेगा। आपको रेशियो गिवन है क्या, कुछ नहीं है, तो रोहित कैपिटल, कुणाल कैपिटल, सार्थक कैपिटल टू P&L, 15,000 तीनों में इक्वल डिवाइड कर दो, मतलब 5,000 5,000 5,000। फिर बोल रहा हूं, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, 15,000 को तीनों में इक्वल डिवाइड कर दो, 5,000 5,000 5,000। नेक्स्ट, सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। सार्थक मतलब एक पार्टनर है जिसने क्या किया, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 16,000 पे किया अपने प्राइवेट फंड से, हु वॉज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all realization expense। ये इस पॉइंट पे फिर से ध्यान देना। सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। अब उसने अपनी पॉकेट से पे किया, लेकिन क्वेश्चन ने आगे क्या गिवन है, हु वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। उसको हमने बोला भैया ये सब काम करने के तेरे को 15,000 रुपए मिलेंगे। इस 16,000 को उसने अपनी जेब से पे किया, लेकिन इस सब को करने के लिए उसको 15,000 रुपए देने फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ये सारे खर्चे बियर किसको करने हैं, सार्थक को।
तो पेमेंट भी सार्थक ने किया 16,000 का और बियर भी सार्थक को करने हैं, तो 16,000 की तो कोई एंट्री नहीं बनती है। मैं वीडियो में बता चुका हूं पहले, है ना, बोलना मत सर भूल गए, तुम लोग भूलते बड़ा जल्दी हो, पता है, बादाम खाते नहीं हो, और अच्छी बादाम लेके आया करो, दिमाग से बार बार निकल जाता है तुम्हारे। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है पेमेंट किया 16,000 रुपए का और बियर भी शो कर रहे हैं, तो 16,000 16,000 की एंट्री नहीं होगी, लेकिन जो रेम्यूनरेशन देना है फर्म को उसकी एंट्री होगी, तो उसकी हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपी। एंट्री होगी रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपी। आई बात समझ में बच्चों? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। बुक वैल्यू ऑफ असेट अदर देन कैश एंड बैंक, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ असेट अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज रुपी 1 लाख। मतलब आप एंट्री रियलाइजेशन टू असेट 1 लाख रुपए की कर चुके हो। 50% of asset are taken over by partner Atul at a discount of 20%. 40% of remaining asset are sold at a profit of 30% on cost. 5% balance being obsolete, realize nothing, and remaining asset are handed over to creditor in full settlement of his claim. You are required to record the journal entry for realization of asset. ध्यान से समझना मेरी बात। क्वेश्चन बहुत अपन इजी करके समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझते हैं हम लोग। 1 लाख रुपए के असेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, 1 लाख रुपए के असेट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना। फिर आगे अब क्या बोल रहा है, 50% ऑफ असेट, अब 50% ऑफ असेट मतलब कितना हुआ, 50,000 आर टेकन ओवर बाय अतुल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब ये 50,000 के असेट कौन लेकर गया, अतुल लेकर गया, और ये कितने डिस्काउंट पे लेकर गया, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब ये एक तरह से एक्चुअल कितने पे लेकर गया, 40,000 पे लेकर गया। मेरी बात फिर सुनना, 1 लाख रुपए के असेट थे जिसमें से 50% ऑफ असेट आर टेकन बाय अतुल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 50,000 पे 20% का डिस्काउंट लगाता हूं तो अमाउंट आता है 40,000। इसका मतलब 40,000 रुपए के असेट तो कौन लेके चला गया, अतुल। 50,000 की चीज कितने में लेके गया, 40। तो इसके लिए पहली एंट्री करोगे अतुल कैपिटल टू रियलाइजेशन, अतुल कैपिटल टू रियलाइजेशन एंट्री कर दो 40,000। ये पहली एंट्री कर देना है ना, इसमें 2-3 एंट्रीज होगी, तो पहली एंट्री होगी अतुल कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब क्या बोल रहा है आगे, 40% ऑफ रिमेनिंग, 40% ऑफ रिमेनिंग असेट आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। अब मेरे पास कितने बचे, तो रिमेनिंग बचे 50,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है 40% ऑफ रिमेनिंग, तो पूरा रिमेनिंग 50,000 है और इसका दोबारा 40%, तो वो आता है 20,000। तो 40% ऑफ रिमेनिंग मतलब 50 का वापस 40% करता हूं तो 20,000 आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो 20,000 के प्रॉफिट को अपन ने 30% प्रॉफिट पे, मतलब 20,000 के एसेट को अपन ने 30% प्रॉफिट पे बेचा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20,000 के एसेट को हमने 30% प्रॉफिट पे बेचा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 20,000 के एसेट को तुम 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो 20,000 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये आता है, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ, तुमको आधों को ये भी नहीं आता है कि कैसे निकालना है हमको। आई एम नॉट ट्राइंग टू ह्यूमिलेट समवन, बट ये फैक्ट है बच्चों, है ना। खैर 6,000 रुपये आता है, मतलब बेचा कितने पे, 20,000 प्लस 6,000, तो बेचा है हमने कितने पे, 26,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 26,000। तो पहली एंट्री आपको समझ आई, अतुल कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगली एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन 26,000। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट रियलाइज नथिंग। अब बैलेंस का 5%, मतलब अब बैलेंस इतना बच रहा था, तो 5% ऑफ द बैलेंस, अब बैलेंस कितना बचा, 30,000 का बैलेंस बचा, ये बैलेंस है, समझे बात को, ये बैलेंस है। अब ये जो बैलेंस है इसका 5%, मतलब 1500, इसका कुछ भी नहीं आया, और रिमेनिंग असेट आर हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब इसका तो कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया तो कुछ भी एंट्री नहीं करनी है, कुछ नहीं आया तो आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो, ऑलरेडी ऑटोमेटिक लॉस बुक हो चुका है। बाकी जो बचे ना 28,500, ये अपन ने किसको दे दिया, ये अपन ने क्रेडिटर को दे दिया, भैया तुम रखो, तुम्हारा पूरा सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब असेट सेटलमेंट अगेंस्ट लाइबिलिटी, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होती है। आई बात समझ में। 1 लाख के एसेट थे, 50% अतुल लेकर गया 20% डिस्काउंट पे, तो 50,000 पे 20% डिस्काउंट, इसकी एंट्री कर दी।
रिमेनिंग में से हमने क्या किया, 40% को बेचा 30% प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग का 40% इतना आया, उसको 30% प्रॉफिट 26,000, तो एक और एंट्री कर दी बैंक टू रियलाइजेशन। अब बोल रहा है 5% ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस 30,000 बचा, उसका 5% 1500 रियलाइज नथिंग, उसका जीरो आया, तो कोई एंट्री नहीं करनी, और बाकी अपन ने क्रेडिटर को दे दिया, उसकी भी कोई एंट्री नहीं करनी है। बताओ आई बात समझ में? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 13th, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, ध्यान देना बच्चों, 14th क्वेश्चन फटाफट समझ लेते हैं। तो लाल एंड पाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:7, ठीक है। तो लाल एंड पाल आर टू पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:7 में। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर फर्म वाज डिसॉल्व, अब 1 अप्रैल को फर्म डिसॉल्व हो गई है। आफ्टर ट्रांसफरिंग असेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी 5 लाख एंड पेड टू द फर्म 140। अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना बच्चों, तुम लोग ध्यान देना। देखो पता है लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखना। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अकाउंट्स में जीरो से हीरो कैसे बने, वो जरूर एक बार देखना, क्योंकि मेन इंग्लिश आना चाहिए समझ में। पता है अकाउंट्स अपने आप आ जाएगी, इंग्लिश आना चाहिए। तुम जितना अच्छा इंग्लिश को इंटरप्रीट करोगे ना, उतना प्रॉपर एंट्रीज करोगे। पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी रुपी 5 लाख एंड पेड टू द फर्म 140। अब फर्म ने पे नहीं किया, क्रेडिटर ने फर्म को पेमेंट किया, क्योंकि उसको लेना 360 था, उसने मशीन से 5 लाख रुपए कमाए, तो 360 की मशीन 360 लेने थे और लिए कितने 5 लाख, और उसने फर्म को 140 दे दिए, तो 360 टू 360 की तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन उसने जो फर्म को दिया उसकी एंट्री होगी, मतलब फर्म ने एक तरह से मशीन 140 में बेच दी और क्रेडिटर की लायबिलिटी क्लोज हो गई, तो क्रेडिटर टू असेट की तो कोई एंट्री नहीं होगी। बट क्रेडिटर ने जो 140 का पेमेंट किया उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन 1,40,000। तो फर्स्ट केस में एंट्री करोगे बैंक ऑन डेबिट टू रियलाइजेशन 1,40,000। नेक्स्ट, सेकंड क्रेडिटर ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब एक और क्रेडिटर था 50,000 का, उसने एक्सेप्ट किया स्टॉक 45,000 का अपना पूरा सेटलमेंट में, इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन। A third creditor amounting to 90,000 accepted 45,000 in cash and investment worth 43,000 in full settlement of his claim. अब क्रेडिटर ने क्या किया, 45,000 कैश एक्सेप्ट किया, तो कैश एक्सेप्ट किया तो एंट्री कर दोगे रिलेशन टू कैश 45,000। अब जो इन्वेस्टमेंट उसने 43,000 के लिए ना, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, बस ध्यान रखना, जो उसने इन्वेस्टमेंट लिए 43,000 के, आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। लॉस ऑन डिसोल्यूशन 15,000 है, सिंपल लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, 15,000 को 3:7 में डिवाइड कर दो, तो लाल कैपिटल पाल कैपिटल टू रियलाइजेशन 15,000 डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? ये अपना क्वेश्चन नंबर 14th होता है, ठीक है ना। 15th क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करोगे, 15th में नहीं करा रहा हूं, 15th में आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, होमवर्क में करना 15, ठीक है ना। मैं सारे करा रहा हूं, 15 में आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। आप 15 होमवर्क करोगे, डाउट हो तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 16 पे, पास जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पार्टनर ए एंड बी। देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब पता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, मैं मानता हूं तुम लोगों ने अभी तक वर्ड सुना ही नहीं होगा कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये फर्स्ट टाइम तुम लोग वर्ड सुन रहे होंगे शायद कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। और जिन्हें सुना है अच्छी बात है, बट जिन्हें नहीं सुना है मैं ये बताता हूं, तुम कंटिंजेंट लायबिलिटी को अभी ये समझ लो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना। कंटिंजेंट मतलब अनरिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया वो लायबिलिटी, ठीक है। नॉर्मली ये क्या डिस्प्यूटेड लायबिलिटीज होती है जो कोर्ट में चल रही होती है, ठीक है, जो कंटिंजेंसी हो नहीं हो या नहीं हो पता नहीं, बट अभी तुम मान लो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब क्या गिवन है, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। पता है बिल डिस्काउंटेड क्या होता है? बोले सर क्या होता है, कहीं पढ़ा था पहले, है ना, कहीं पढ़ा था, 1 साल पहले पढ़ा था सर, यही नहीं पता कल क्या पढ़ा था, 1 साल पहले वाली बात कहाँ से ध्यान रहेगी। सही बात है बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था ना, बिल डिस्काउंट करवाना, और जब तक एक्सेप्टर पेमेंट नहीं करता है तब तक हमारी लायबिलिटी खड़ी रहती है। अगर मान लो मैंने बिल ड्रॉ करके बैंक से डिस्काउंट कराया, सामने वाला जब तक बैंक को पेमेंट नहीं करेगा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी रहती है, क्योंकि कल से उसने पे नहीं करा तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। खैर अब वो तुमने 11 में नहीं पढ़ा, तो तुम्हारे 11 के टीचर को एक बार अच्छे से कोसना, मेरे को मत कोसना, है ना। जो तुम और जिसको मैंने 11 पढ़ा है वो मेरे को कोस लेना एक बार, ठीक है। तुम पढ़ते नहीं हो, तुम नालायक हो आधे, ठीक है ना। चलो खैर अभी पढ़ते हैं आगे। There was a contingent liability in respect of bill discounted but not mature for रुपये 18,500। कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जो डिस्काउंटेड था बट मैच्योर ही नहीं हुई 18,500 की। अब एक्सेप्टर, एक एक्सेप्टर मतलब जिसको पेमेंट करना था बैंक को और मैंने उसके बिहाफ पे डिस्काउंट करा लिया, ऑफ वन बिल ऑफ 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट।
अब एक एक्सेप्टर इंस्टॉलमेंट हो गया तो बताओ वो तो पेमेंट करेगा नहीं बैंक को। अब अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे मेरे को करना पड़ेगा ना बैंक को, अगर वो नहीं करेगा तो एक एक्सेप्टर था 2500 रुपए का जो इंसॉल्वेंट हो गया और 50 पैसे इन अ रुपी वॉज रिकवर्ड, और उसके 50 पैसे रिकवर हो रहे 1 रुपए में, मतलब 2500 का 50 पैसे 1250 रुपए उससे रिकवर कर सकते हैं अपन। तो जो 1250 रुपए रिकवर कर रहे हो आप, उसकी एंट्री तो कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन आप एक बात बताओ, अल्टीमेट 2500 का पेमेंट तो आपको अपनी पॉकेट से करना पड़ेगा ना बैंक को, क्योंकि उसने हाथ खड़े कर दिए। तो 2500 का पेमेंट जब आप करोगे बैंक को तो एंट्री करोगे रिलेशन टू बैंक, और जब सामने वाले गर्दन पकड़ोगे उसने कहा मैं 50 पैसे दे सकता हूं तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। द लाइबिलिटी ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंट डिस्काउंटर हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट। तो दो एंट्री होगी, रिलेशन टू बैंक 2500 और बैंक टू रिलेशन 1250। There was a contingent liability in respect of claim for damages for rupees 75,000. एक contingent liability थी in respect of claim for damages 75,000. Such liability was settled for rupees 50,000 and paid by partner A. अब एक liability थी जो हमसे कोई damages claim करा। damages मतलब क्या? मान लो हमने कोई सामान बेचा होगा, अब उसमें कोई गड़बड़ हो गई है या गारंटी पीरियड में चल रहा है, बोलता है भैया 75,000 रुपये जमा कराओ। हमने मान मनवार करके सेटलमेंट कितने पे किया? 50,000, लेकिन वो 50,000 पे किसने किया? ए ने। तो एक मतलब सिंपल फर्म की लायबिलिटी ए ने पे की, तो एंट्री क्या होगी? रिलेशन टू एस कैपिटल अमाउंट 50,000। नेक्स्ट, फर्म विल हैव टू पे ₹10,000 एज कंपनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय विच वाज कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। अब फर्म को 10,000 रुपये देने कंपनसेशन इंजर्ड एम्प्लॉय को, जो फर्म एक्सेप्ट नहीं कर रही मतलब कंटिंजेंट है, लेकिन पे तो करना है फर्म को, तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तुम ये मत सोचना सर नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म, फर्म मना कर रही, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी हमेशा फर्म मना ही करती है, वो डिस्प्यूट में चलती है तो फर्म को पे करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपी। नेक्स्ट, ₹5,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर। अब एक कस्टमर ने डैमेजेस क्लेम किया हमसे, हैज बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म, वो फर्म में डिस्प्यूट कर दिया। इट वॉज सेटल्ड एट 70% बाय अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। तो 5,000। तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। तो अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है डिसोल्यूशन पे, ये सारे केसेस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, धर्म अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, धर्म एक पार्टनर था, हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेमुनरेशन ऑफ ₹12,000 एंड ही हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब डिसोल्यूशन का काम भी उसको करना है, उसको रेमुनरेशन मिलेगा 12,000 का, लेकिन सारे खर्चे उसको बेयर करने हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 11,000 वर पेड बाय धर्म। अब यहाँ पॉइंट ध्यान से समझना, देखो उसको एक तो रेमुनरेशन मिलेगा, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एक तो उसको रेमुनरेशन मिलेगा 12,000 का, ठीक है ना, और 11,000 का एक्सपेंस है जो उसको बियर करना है। अब बियर धर्म को करना है, लेकिन बताओ पे किसने किया? तो पे तो फर्म ने किया, तो हम दो एंट्री अलग अलग कर लेते हैं। इसकी एंट्री तो हो जाएगी रियलाइजेशन टू धर्म्स कैपिटल 12,000 से, मैं रफ फॉर्म में कर रहा हूँ और साथ में बोलता जा रहा हूँ, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री तो हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल, और क्योंकि ये पे फर्म ने किया है तो टू कैश होगी, और बियर धर्म को करना है तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी इसकी एंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? इसकी एंट्री होगी डी कैपिटल टू कैश, इसकी होगी रिलेशन टू डीज कैपिटल, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, Jay, a partner, was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000. ठीक है, Jay agreed to bear dissolution expense. Actual expense 16,000 were paid by Vijay, another partner, on behalf of Jay. अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, देखो बहुत अच्छा केस है, सुनना मेरी बात। जय एक पार्टनर को देखना था डिसोल्यूशन का काम एंड वाज अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 15,000। यहाँ तक की एंट्री तो हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जयस कैपिटल, ठीक है। यहां तक की एंट्री फर्स्ट केस में, इसमें दो एंट्री होगी, पहली एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल, ठीक है ना। आगे बोल रहा है जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस 16,000 वर पेड बाय विजय, अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। अब ये पे किसने किया है? विजय ने पे किया है, तो विजय को मिलना चाहिए, तो विजय का कैपिटल तो क्रेडिट करेंगे, और देना किसको है? जय को देना है, तो जय कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो ये जो अगला 16,000 की एंट्री है उसकी एंट्री होगी 16,000 जय टू विजय। तो दो एंट्री समझ आई, पहली तो होगी रिलेशन टू जय कैपिटल और अगली हो जाएगी जय टू विजयस कैपिटल, ठीक है ना। सी थर्ड केस देखो,
Deepa, a partner, was to look after the process of dissolution, and for this work she is allowed a remuneration of 7,000. Deepa agreed to bear dissolution expense. Actual expense 6,000 were paid from the firm bank account. ये वापस वही फर्स्ट केस जैसा है, उसको रेमुनेशन मिलेगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू दीपा कैपिटल 7,000. अब दीपा बियर करेगी, लेकिन पे किसने की, फर्म ने, तो दीपास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 6,000. ठीक है ना, दीपा से ले लेंगे क्योंकि बियर फर्म को नहीं करना है, बियर दीपा कर रही है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग उसका कम कर देंगे. देव, अब देखो डी केस देखो, देव अ पार्टनर एग्री टू डू वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500. ठीक है, अब यहां तक की एंट्री तो सिंपल सी बात है. देव एक पार्टनर ने बोला मैं डिसोल्यूशन का कामकाज करूंगा 7,500 रुपए पे, तो इसकी तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव कैपिटल अकाउंट. आगे बोल रहा है ही टुक ओवर स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन. अब वो स्टॉक लेके चला गया अपने साथ में, स्टॉक पहले से रिलेशन में ट्रांसफर कर चुका, मतलब फर्म ने एक तरह स्टॉक बेच दिया, तो अब वो स्टॉक लेके गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, देव से लेना रहा पैसा, तो देव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो क्योंकि वो स्टॉक लेके गया तो फर्म ने स्टॉक बेचा, तो फर्म को एक तरफ तो उसको 7,500 देना और एक तरफ फर्म को उससे पैसा लेना है, तो इसमें आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि फर्म की एक तो लायबिलिटी उसकी तरफ और एक फर्म अपना एसेट दे रही है, तो इस केस में नो एंट्री इज नीडेड. एंट्री करोगे तो इस केस की एंट्री होगी रिलेशन टू देव कैपिटल और इधर एंट्री होगी देव कैपिटल टू रियलाइजेशन. ठीक है ना. ई पार्ट, जीव अ पार्टनर एग्री टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10,000. तो यहां तक की एंट्री होगी रिलेशन टू जीव कैपिटल. ही एग्री टू बी अ डिसोल्यूशन एक्सपेंस. ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय जीव वर 12,000. दीज एक्सपेंस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम दी फर्म. अब उसने ये बोला कि मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करूंगा. एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय जीव वर 12,000 विच वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम दी फर्म. ठीक है ना, मतलब एक तरह से पेमेंट तो फर्म ने किया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अगेन. तो पहली एंट्री तो होगी रिलेशन टू जीव कैपिटल और सेकंड की हो जाएगी जीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है ना. A debtor of ₹8,000 already transferred to relation agreed to pay the realization expense of 7,800 in full settlement of his account. एक डेटर था 8,000 का जो पहले से रिलेशन में ट्रांसफर हो चुका है, वो कितना पे करेगा, रिलेशन एक्सपेंस 7,800 पे करेगा. ठीक है ना. तो एक बार अब क्या होगा, इसमें दो एंट्री होगी, एक तो रिलेशन एक्सपेंस पे करने की, तो रिलेशन एक्सपेंस टू बैंक, और डेटर से पैसा कितना है 7,800, तो एक हो जाएगी बैंक ऑन डेबिट टू रिलेशन. रिलेशन एक्सपेंस चार्ज करने की तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,800 और एक हो जाएगी बैंक टू रिलेशन, तो इसमें भी आप कोई एंट्री नहीं करोगे तब भी काम आपका चल जाएगा. ठीक है ना. तो स्टूडेंट ये अभी तक हम लोगों का पूरा हमने जर्नल एंट्री के 17 क्वेश्चन किए, सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने आपको 15. ठीक है ना. तो मैं होप करता हूं आपको इतना कंटेंट किसी भी चैनल पे नहीं मिल रहा है. ठीक है ना. तो बच्चों अगर तुमको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ये सबसे बड़ी हेल्प है तुम्हारी मेरे लिए. ठीक है ना. ठीक है, तो मैं आपको इमेजिन कर रहा हूं इतना कंटेंट मैं दे रहा हूं, जहां कोई भी चैनल पे आप चेक कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस नहीं करा रखे हैं. ठीक है ना. मैं आपको सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करा दूंगा. ठीक है ना. उसके बाद भी मेरे को कभी कभी बड़ा डीमोटिवेट होता है जब कुछ बच्चे मेरे को इतना अब्यूजिंग कमेंट लिख देते हैं ना, मेरे को व्हाट्सअप करते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन व्हाट्सअप करके बोलते हैं थोड़ा पूरा कराओ हमको. ठीक है ना. देखो स्टूडेंट, अगर आप ये चाहते हो पूरा क्वेश्चन आपको मेरे से करना है ना, तो आपको रजिस्टर्ड प्लान में आना पड़ेगा. ठीक है ना. आप अगर मेरे को इस तरह फोर्स करके बोलते हो, दैट डज नॉट लुक गुड. ठीक है ना. तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ माइंड, मेरा भी डेकोरम मेंटेन करो, वरना पता है मेरा डीमोटिवेशन होता है, फिर क्या मतलब है पढ़ाने का. ठीक है ना. तो बच्चों आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूं एग्जाम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं मैं. ठीक है ना. और ये प्रॉमिस है तुमको 100 में 100 अकाउंट्स में ले आऊंगा अगर तुम मेरे को ढंग से फॉलो करोगे तो. ठीक है ना. चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक.